नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष का भी शोर शराबा जारी रहा। इसके साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने, हवाई अड्डों की छतों के हिस्से गिरने और पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी नीति सरकार की असलियत करार देते हुए विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा और लोकसभा में मंगलवार को उस समय विपक्ष शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वहीं राज्यसभा के लिए केरल से निर्वाचित हुए 3 सदस्यों को मंगलवार को उच्च सदन की भी सदस्यता दिलाई गई। इसके साथ ही लोकसभा की 18वीं जो पहली सत्र थी उसका भी समापन हो गया है। साथ ही साथ आज जो लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उस समय मणिपुर को लेकर भी विपक्षी दलों की ओर से जबरदस्त तरीके से शोर शराबा किया गया। लोकसभा में सबसे पहले क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि झूठ फैलाने के बावजूद इंडिया ब्लॉक का लोकसभा चुनाव हार गया। पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम दिन रात हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने हमें हरा दिया है। उन्होंने राहुल का बिना नाम लिए कहा कि ऐसा लग रहा है कि आजकल कांग्रेस में छोटे बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में सोची समझी चाल चल रही है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे।
बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। सीएए को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी इकोसिस्टम इस बात को बल देती रही ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हो। आदरणीय सभापति जी, देश को दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास पूरे देश ने देखे हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना पूरी ताकत के साथ मेहनत करेंगे, 3 गुना परिणाम देंगे। इसके साथ ही उन्होंने 370 के बहाने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराऊं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को, उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक
तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का, गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया, और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है, और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। राहुल गांधी के भाषण को लेकर मोदी ने कहा कि कल जो हुआ उसे गंभीरता से लिए बिना हम संसदीय लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब बालक बुद्धि कहकर इन हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे इसके नेक नहीं गंभीर खतरे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया है। माताओं बहनों को हर महीने 8500 रुपए देने का झूठ बोला। माताओं बहनों के दिल को जो चोट लगी है वह कांग्रेस को तबाह करने वाली है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने
हिंदू आतंकवाद, ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को, उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज। आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट के मामले में देश भर में पहले ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पेपर लीक को लेकर सरकार पहले ही एक बड़ा कानून बना चुका है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि परीक्षा को पुख्ता करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है।
केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में एक नोटिस दिया जिसमें सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में कथित गलतियों का उल्लेख किया गया। स्वराज ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने भाषण में कुछ गलत बयान दिए थे। बांसुरी स्वराज जी, आपका नोटिस मिला है मुझे 115। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कई इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स करी हैं। इसके तहत मैंने आपके समक्ष डायरेक्शन 115 में एक नोटिस प्रस्तुत करा है। आपसे अनुरोध है कि इसका कृपया संज्ञान लीजिए। देश भर में अस्थिर सरकार और मजबूत विपक्ष होने का दावा करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार, नफरत और बदले की भावना ने उनकी लोकप्रियता को कम कर दिया है। बैनर्जी ने कहा कि हमने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री से विपक्ष के लिए कभी कोई नम्रतापूर्वक या मीठे शब्द नहीं सुने। विपक्ष के प्रति उनका रवैया इतना द्वेषपूर्ण क्यों है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सकारात्मक राजनीति की जीत हुई और गत 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति से देश को आज़ादी मिली तथा सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को भी जिम्मेदारी का पैगाम दिया है। साथ ही साथ उन्होंने पेपर लीक और नीट के बहाने सरकार पर वार किया। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में मंगलवार को जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच उस समय कुछ देर के लिए वाकयुद्ध छिड़ गया जब सभापति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वरिष्ठ सदस्य जयराम रमेश को विपक्ष के नेता का स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। धनखड़ ने सदन की कार्यवाही के दौरान बार बार टोका टोकी करने का प्रयास कर रहे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को अनुशासित करने के प्रयास के तहत ये बात कही। उस समय कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे थे। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण को एक थकी हारी और निराश सरकार का आईना करार दिया और कहा कि इसमें महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे मुद्दों का हल निकालने का कोई ठोस योजना नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि नीट परीक्षा 2024 निरस्त की जाएगी या नहीं। राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मदन राठौर ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है और वहां शरिया कानून चल रहा है। राठौर ने दावा किया कि उस राज्य में कानून का राज नहीं है और जबरन वसूली की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।